नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम मंजिल में। दोस्तों आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण अध्ययन अवसर व चुनौतियाँ। और इसी खास विषय पर जो आज हमारे बहुत ही खास मेहमान रहने वाले हैं, डॉक्टर तन्वी कपूर जी, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गवर्नमेंट कॉलेज सोलन में कार्यरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान के बारे में, तो अक्सर हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण जो संबंधित जो समस्याएं हैं बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पर्यावरण विज्ञान के बारे में बताएं। आखिर ये विषय क्या है और इसमें हम किन किन विषयों को लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, नमस्कार रजत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीदी प्रसार भारती का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का, जो कि आज के टाइम पे एक बर्निंग टॉपिक है, पर्यावरण विज्ञान। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों के मिलन से बना है, परि जमा आवरण। परि का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं, और आवरण का मतलब जो हमें घेर के रखा है। तो पर्यावरण या इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो हमें सराउंड कर रहा है, हमें अफेक्ट कर रहा है। फिर बात आती है पर्यावरण विज्ञान की। तो पर्यावरण विज्ञान एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ के बना है, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान में मैथमेटिक्स भी आता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे मिलते हैं तो पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण विज्ञान की हम बात करते हैं। तो पर्यावरण विज्ञान में हम किसी भी टॉपिक पे अगर बात करना चाहें तो हमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही आपने प्यारे तरीके से बताया कि आखिर पर्यावरण विज्ञान है क्या। अगर हम बात करें पर्यावरण विज्ञान की इम्पोर्टेंस की, तो वर्तमान समय में पर्यावरण विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्यों है और इसके बारे में पढ़ना और जानना इतना ज़रूरी क्यों डे बाय डे होता जा रहा है। जैसे कि हम रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अपने आसपास देखते हैं। पिछले साल की बात है, कितने लैंडस्लाइड्स हुए हिमाचल में, मानसून कितना डरावना मानसून था। सभी इस साल प्रे कर रहे हैं कि वैसा मानसून ना आए। तो इन्वायरमेंटल साइंस या पर्यावरण विज्ञान का नॉलेज होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि हमें पता चले हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ है जो पर्यावरण को संभाल के संरक्षण कर रही है। अगर इन्वायरमेंटल साइंस का नॉलेज किसी को होगा तो वो इंडिविजुअल वो जानेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम कम हो। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हवा है, पानी है, जो आजकल प्रदूषित हो रहे हैं, हमें इन्वायरमेंटल साइंस या पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई करके पता चलता है कि हम इनका संरक्षण, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इनको सस्टेनेबली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये हमारी नीड्स तो पूरी करें, साथ साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी लिए भी बच जाए। ऐसा ना हो कि हम उसको पूरा ही प्रदूषित कर दें और उनके लिए कुछ भी ना बचे। इसीलिए इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो पर्यावरण है वो ना केवल हमारा है, जो आने वाले भविष्य है उनका भी इतना ही हिस्सा है इस पर्यावरण में। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमें उनके लिए भी बचाना है, ताकि और अपने लिए साथ साथ उनके लिए भी बचाना है। बचाना है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस की, जैसे कि हम हाल ही में जानते हैं कि 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें किस करियर ऑप्शन के लिए जाना है। तो अगर किसी बच्चे को इन्वायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट है और इसमें आगे अपना करियर बनाना है, तो वो किस तरह से अपना करियर बना सकता है, कहाँ पे कौन किस किस तरह के जो कोर्सेज है उसे वो अडॉप्ट कर सकता है। देखिए, +2 के बाद अगर आपके पास साइंसेस है, +2 में मेडिकल एज वेल एज़ नॉन मेडिकल, तो आप बेसिक बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में जा सकते हैं। जो अभी हिमाचल में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं, शायद कोई भी नहीं है जो ऑफ़र कर रहा है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, लेकिन बाहर एमिटी यूनिवर्सिटी है, थापर यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ़र कर रहा है। इसके लिए आपको +2 में मेडिकल या नॉन मेडिकल होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट है जो आईआईटीज़ हमारे ऑफ़र कर रहा है, आईआईटी मुंबई ऑफ़र कर रहा है, और बाकी आईआईटीज़ दिल्ली वगैरह भी करते हैं। तो उसके लिए आपके लिए नॉन मेडिकल होना ज़रूरी है। जैसे आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी एक ऑप्शन है। तो +2 के बाद तो यही है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएँ तो और ऑप्शंस भी इन्वायरमेंटल साइंस में आती हैं। जी, जैसे आपने बताया कि बहुत से डिफरेंट कॉलेजेस है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, तो उनमें एडमिशन्स की क्या प्रोसेस रहते हैं, कौन कौन सा एग्ज़ाम रहते हैं, ताकि उन्हें वो क्वालिफाई करके वो उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कई बार अपना एक एग्ज़ाम होता है, या फिर जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। आईआईटीज़ में, एनआईटी में जाने के लिए आपके लिए जेई होता है, जेई मेंस होता है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के थ्रू बच्चे उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। जी मैम,
अगर हम बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन की, काफ़ी लोग हम जैसे काफ़ी ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अब ग्रेजुएशन हो चुके हैं, इसके बाद क्या करें। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या ऑप्शन रहती हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस में अगर बच्चे से जुड़ना चाहे। ग्रेजुएशन के बाद अगर बच्चे ने बीएससी मेडिकल किया है या नॉन मेडिकल किया है, बेसिक साइंस में जिसकी बीएससी है, वो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एलिजिबल होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो नौनी विश्वविद्यालय है, पालमपुर विश्वविद्यालय है, हमारा एचपी यूनिवर्सिटी है, एचपीटीयू है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सब एमएससी और पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में ऑफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल लेवल पे हमारा नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। उसके बाद टेरी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमएससी एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के काफ़ी बच्चे टीचिंग और प्रोफेशनल लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें आगे टीचिंग लाइन में जाना हो तो किस तरह से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी रुचि की बात करें तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट इस लाइन में आया, और अगर आपको देख के किसी बच्चे को अपना इस लाइन में अगर अपना इंटरेस्ट बनाना है और तैयारी करनी है तो किस तरह से वो तैयारी कर सकता है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मेरी, जैसे मैंने बताया, बीएससी बेसिक साइंस में थी, मंडी डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी करी थी। लेकिन जब मैंने बीएससी करी तब बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था हमारी जनरेशन का। लेकिन उस टाइम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आ रहे थे, इन्वायरमेंटल साइंस भी एक सब्जेक्ट सामने आ रहा था जो कि नया था उस टाइम के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें एमएससी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा था आने वाले टाइम में। तो मैंने एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस करी है पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एमएससी करने के बाद मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ़र करती है, इंस्पायर फेलोशिप। जब मुझे वो इंस्पायर फेलोशिप मिला, मुझे जेआरएफ वहाँ पे मिला, तो फिर उसके बाद मैंने पीएचडी में एनरोल किया नौनी यूनिवर्सिटी में, जो हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है नौनी में। वहाँ मैंने पीएचडी में एनरोल किया। तो मेरे को असिस्टेंस मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। लेकिन पीएचडी के दौरान जैसे मैं ट्रैवल बहुत करती थी तो मैं देखती थी कि सड़कों के आसपास जो पेड़ लगे हैं उन पे कितना प्रदूषण है, गाड़ियों का धुआं है, वो पत्तों की परत पर जम जाता है। तो इन प्लांट्स का क्या होता होगा। तो उसी रुझान को अपना देखते हुए मैंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम वैसे ली। तो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा था कि मैंने जो हमारा किरतपुर से मनाली का जो 4 लेन बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वहाँ पे कुछ प्लांट स्पीशीज़ को मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैंने देखा कि उनमें से कौन सी प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पोल्यूशन को टॉलरेट कर सकती हैं। तो कुछ 6 स्पीशीज़ मैंने चुनी थी, उनमें से मैंने उन पे अध्ययन किया। तो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को टॉलरेट कर रही है स्पीशीज़, उनको लगाने का फ़ायदा है। तो जैसे हाईवेज़ के आसपास आपने देखा होगा कि पेड़ लगे होते हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो ग्रीन बेल्ट में अगर हम वो वाले पेड़ लगाएं जिस पे ज़्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्ब करने की, टॉलरेट करने की कैपेसिटी होगी, तो ना पौधों को नुकसान होगा और हमारी जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी कम होगी। तो ऐसे ही अपने रुझान को फॉलो करने के चक्कर में मैंने इन्वायरमेंटल साइंस में पूरा अपना अध्ययन किया। उसके बाद मैंने साथ ही साथ पीएचडी के दौरान मैंने अपनी नेट की परीक्षा की तैयारी की, जिसके लिए मैंने अपनी इन्वायरमेंटल साइंस की डिफरेंट बुक्स, और इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अप टू डेट रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, नया डेटा आता रहता है। तो आपको जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो करंट साइंस है, वो चेंज होता रहता है, तो उसका अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर मैंने नेट की तैयारी की। 2016 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। उसके बाद 2018 में कमीशन ने इन्वायरमेंटल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली बार पोस्ट एडवर्टीज़ करी। तो फिर हमने उसकी तैयारी करी। तो उसमें भी हमारा यूजीसी नेट के जो पुराने पेपर्स थे उनको सॉल्व करा, वैसा ही कुछ पेपर आया था। तो 2018 में पेपर देने के बाद 2023 में हमारा रिज़ल्ट आया, तो फिर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा और एक कठिन सा जो आपका सफ़र है कहा जाए तो। हाँ, काफ़ी लंबा। ग्रेजुएशन से लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो जर्नी, जैसे आपने बताया कि आपके रिसर्च वर्क में आपने बताया कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो पर्यावरण की समस्या को दूर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो कौन कौन से पेड़ हैं जो हमें लगाने चाहिए जिससे जो हमें पर्यावरण की जो समस्या है वो दूर की जा सके, ताकि हमारे जो दर्शक भी उससे इंस्पायर होकर अपने घरों को या आसपास में लगा सकें।
जैसे आप अभी कभी चंडीगढ़ जाएं, यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाएं या शिमला में आए सोलन से, तो जो स्पीशीज़ बीच में लगी है वो नीरियम इंडिकम की स्पीशीज़ है। वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को टॉलरेट करती है। अगर मैं अपने हाईवे की बात करूँ तो वहाँ पे टूना की स्पीशीज़, टूना सिलियाटा की स्पीशीज़ थी, जो कि फॉडर के लिए यूज़ होती है, फ्यूल के लिए यूज़ होती है। वो वाली स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा टॉलरेट करती थी। कड़ी पत्ता जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, हम वो भी श्रब लगा सकते हैं ताकि हमारा वो भी पोल्यूशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं और वो टॉलरेट करते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हम लगा सकते हैं। जी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, काफ़ी बच्चों को ये भी रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो अगर किसी बच्चे के पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, टॉपिक ये सब्जेक्ट है, तो इससे संबंधित क्या गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती हैं? कौन-कौन सी फील्ड है अगर हम बात करें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, एक तो यही है कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट निकलती हैं, लेकिन इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, पोस्टें भी कम आ रही हैं। तो बच्चों के लिए और भी है, जैसे हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनईपी, यूएनडीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है या फिर एमओईएफसीसी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको वेरियस प्रोजेक्ट्स देती हैं। आप इसमें रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्चर की जॉब कर सकते हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे काम होता है। तो इसमें भी बच्चे अपना भविष्य देख सकते हैं। जी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बच्चे बागवानी से जुड़े होते हैं, खेती भी करते हैं। अगर कोई बच्चा साथ में कृषि भी कर रहा है और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है और कितना ज़रूरी हो सकता है कि कृषि के साथ-साथ अगर हम वो इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करें? कृषि कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग आजकल एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कारण होता है। तो एग्रीकल्चर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कोई बच्चा इन्वायरमेंटल एजुकेटेड है, इन्वायरमेंटल साइंस में एजुकेटेड है, तो उसको पता होगा कि उसको कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है ताकि इतनी एमिशंस ना हो। ठीक, जैसे उनको पता होगा कि सॉइल टेस्टिंग करवानी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सॉइल है, जिसमें हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन जो सॉइल की अपनी उपजाऊ कैपेसिटी है, फर्टिलिटी है, वो वैसे कम हो रही है बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स। तो हमें बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसको नाइट्रोजन की है तो हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ही डालेंगे, ना कि हम सब कुछ ही डालें। फिर उसको एजुकेशन, अगर वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसके पास, उसको पता होगा कि वाटर को कैसे एफिशिएंटली एग्रीकल्चर में यूज़ करना है, कौन से इरिगेशन मेथड यूज़ करने हैं, हमें कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। जैसे क्रॉप रोटेशन है, हमने कौन सी क्रॉप लगाई, इस क्रॉप ने कौन से न्यूट्रिएंट सॉइल से ले लिए, अब हमें कौन सी क्रॉप लगानी है जो वापस उस सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स दे सकें। तो ये सारा नॉलेज जब बच्चों को होगा तो वो एग्रीकल्चर को एफिशिएंटली करेंगे। जैसे अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर से, कि कभी बारिश हो रही है, कभी जब नहीं चाहिए तो हो रही है, जब चाहिए तब नहीं हो रही है। तो वो सारे इम्पैक्ट, कैसी क्रॉप लगानी है, अगर हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लगानी है या फिर हमें वाटर लॉक सॉइल है हमारे पास, तो उसमें कैसी सॉइल क्रॉप लगानी है। तो अगर बच्चा एजुकेटेड है तो वो अपने एग्रीकल्चर पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है, अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें और प्राइवेट, खासतौर पर प्राइवेट जॉब्स की, स्कोप्स की, अगर इन्वायरमेंटल साइंस में अगर हम बात करें, जैसे कि इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हो गया और भी अदर जो जॉब्स रहती हैं, तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता। इन्वायरमेंटल साइंस की जैसे अगर हम बात करें, अपने एरिया देखें, बद्दी, नालागढ़, ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो हर कंपनी की एक CSR रूल होता है। उसमें क्या है कि आपको 2% जो आपका नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, वो आपको इन्वायरमेंट, सोसाइटी या क्लाइमेट चेंज को के ऊपर लगाना है। तो इसी चक्कर में वो उन लोगों को आपको इन्वायरमेंट, हेल्थ का सेफ गार्ड्स रखने पड़ते हैं। हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट कर रही है, वो स्टडी करने के लिए आपके पास एक हेल्थ स्पेशलिस्ट, इन्वायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म है। जैसे हमारे क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हर साल नवंबर दिसंबर के महीनों में होती है। तो उसमें विभिन्न देशों से लोग आते हैं और वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं कि इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो किसी ने अगर इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म में काम किया होगा तो उसको नॉलेज होगा, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो टॉपिक को समझेगा, वो अपने कंट्रीब्यूशन दे सकता है। बाकी आपके पास और भी जॉब्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं 4 लेन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हो रही हैं, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके इन्वायरमेंट पे। कभी भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पूरा
आपका स्ट्रैटा डिस्टर्ब हो चुका है। तो अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होंगे, उनको पता है कि कैसी जियोलॉजी है, कैसी ज्योग्राफी है उस एरिया की, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे ताकि नुकसान ना हो, आपका इन्वायरमेंट कंजर्व भी हो जाए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वायरमेंट साइंस में जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है, उस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा उसके शुरू होने से पहले उसके ख़त्म होने तक, क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, तो उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो उसके लिए कंसल्टेंट्स बनते हैं, कंसल्टेंसीज़ होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट को स्टडी करती हैं कि आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, अच्छा है बुरा है, आपको क्या चेंजेस लाने हैं। तो कंसल्टेंट भी एक नौकरी है जो इन्वायरमेंटल साइंस एक्सपर्ट्स को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब बहुत प्राइवेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो बच्चे अपना अच्छे करियर डेवलप कर सकते हैं जी। हम जब भी बात की जाती है पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण से संबंधित अगर समस्याओं की बात ना की जाए तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं अधूरा सा रहता है। तो हम वर्तमान में बात करें तो पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी जो चुनौतियाँ हैं आज हम देख रहे हैं, कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है, और अगर उन्हें हमें समय रहते नहीं सुधारा तो हमें भविष्य में किस किस तरह की जो समस्या देखने के लिए मिल सकती है। समस्याएं तो हम आज भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर हिमाचल में बात करें तो आप देखेंगे किसी भी तरफ चले जाएं कूड़ा कचरा आपको ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा। सॉलिड वेस्ट अनमैनेज्ड है ना, मैनेजमेंट नहीं हो रही है उसकी। उसके बाद फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, कि बहुत सारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। आपका हवा पानी मिट्टी सब पोल्यूटेड है। जैसे दिल्ली की बात करें तो कितना पोल्यूशन लेवल है कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग उनका लाइफ स्पेन 10 ईयर्स कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर जो वहाँ पे है दिल्ली में। तो वही सारी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इनको एड्रेस करना, क्योंकि पहले तो था कि शहरों में ही, अगर जब हम कूड़े की बात करें तो सिर्फ शहरों में प्रॉब्लम थी प्लास्टिक वेस्ट की या किसी और वेस्ट की। अब तो गांव-गांव तक कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक या प्लास्टिक जो भी पैकेजिंग है गांव-गांव तक पहुंच रही है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है वेस्ट का। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे तो एयर क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन अब जितने लोग घर पे उतनी गाड़ियां हैं हमारे पास, तो उससे भी एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में हम एक चीज़ मंगवाएंगे उससे पैकेजिंग मटीरियल इतना ज़्यादा आएगा कि वो भी कूड़ा ही बन रहा है। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमारे हिमाचल के लोग हैं वो एक दिन में 400 ग्राम वेस्ट जनरेट करते हैं एक पर्सन। तो आप खुद देखिए कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसीलिए वो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। ऐसी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारी, जो हम ये एसी रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनसे आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के जो हमें देखने बड़े ज़रूरी हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में जो हम अभी देख रहे हैं लैंडस्लाइड्स, बारिशें, फ्लड्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉरेस्ट फायर जो आजकल चल रहा है, तो ये बढ़ती ही जाएंगी। और ना हमारे वो एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ना हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी होगी। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनका खाना पूरा करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा पानी मिट्टी सब प्रदूषित हो रहा है। तो इन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो बीमारियां भी तो आपको आजकल देख ही रहे हैं हम, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी कितनी कॉमन हो गई है। तो ये सब इसी चीज़ के कारण है जो प्रदूषण हम कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसे समय रहते हुए रोका जाएगा। पर्यावरण विज्ञान की जब भी बात की जाती है तो मुझे लगता है इस जो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित जो जानकारी है ये शुरुआती स्कूल लेवल से दे देनी चाहिए, ताकि जो शुरुआत से ही बच्चे को इसके बारे में नॉलेज हो कैसे हमें बचाना है। तो स्कूल लेवल में इसकी जानकारी किस तरह से देनी चाहिए और कितना ज़रूरी है आपकी अगर हम बात करें? जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी कॉलेज में किया सुप्रीम कोर्ट ने 2015 या 2007 की जजमेंट में, लेकिन वो एलिमेंट्री लेवल पे शुरू होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चा है उसको समझ हो कि वो जो कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। अगर हम छोटे बच्चे को समझाएंगे कि कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना है तो शायद वो ज़्यादा ईजीली समझेगा और उसको अपनाएगा अपनी जीवन शैली में। जब अगर हम छोटे लेवल से बच्चों को समझाना शुरू करेंगे कि घर पे पानी को वेस्ट नहीं करना है, जब बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको बंद करना है, तो वहाँ से जब बच्चा समझना शुरू करेगा तो वो बड़ा होकर अपनी जो उसकी आदतें होंगी वो वैसी ही बन जाएंगी, है ना। तो फिर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। उसको पता होना चाहिए कितना इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण, कि हमें सब कुछ दे रहा है पर्यावरण, तो हमें वहाँ से एजुकेशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी होना चाहिए एलिमेंट्री लेवल पे।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने कीमती समय दिया, साथ ही में बताया कि पर्यावरण विज्ञान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, किस तरह से हम अपना उज्जवल भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। थैंक यू सो तो मच। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।